रंजीत एक छोटी फार्मा कंपनी में काम करता था। उसका काम था दवाइयों का बैग उठाकर दूर दराज के इलाकों में सप्लाई देना। हर दिन नए रास्ते, नई गांव और लंबा सफर, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसका यही काम उसे इतनी दूर एक वीरान और रहस्यमयी गांव परतापुर तक ले आएगा। ओहो, क्या मुसीबत है। सर ने तो कहा था कि स्टेशन से बाहर निकलते ही रिक्शा या फिर ऑटो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आदमी मिलना भी मुश्किल हो। चलो खैर, देखते हैं, क्या पता आगे जाकर कोई मिल जाए। रंजीत परतापुर स्टेशन छोड़कर कच्ची सड़क की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसने सोचा शायद आगे कोई मिल जाए जिससे वो रास्ता पूछ सके। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और उसी सुनसान रास्ते पर चलते चलते वो एक छोटी सी चाय की दुकान तक पहुंच गया। अब जाकर जान में जान आई। अरे ओ भाई साहब, जरा मेरी मदद करेंगे क्या? मुझे इस पते पर जाना है। मैं बहुत दूर से आया हूँ और यहाँ के रास्तों के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। अरे बाबूजी, कहाँ जाना है आपको? बताइए, तभी तो मैं आपको रास्ता बता सकूंगा ना। अरे हाँ, मुझे यहीं परतापुर की तरफ जाना है। जरा देखिए ना एक बार इस कागज को। ओह, तो तुम्हें परतापुर जाना है? लेकिन बाबू, अब तो बहुत देर हो चुकी है। इस समय तुम्हें कोई रिक्शा या ऑटो नहीं मिलेगा। यहां शाम की 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं चलता, और अगर पैदल जाओगे तो कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे। परतापुर यहां से बहुत दूर है बाबू। क्या 5 घंटे? इतनी दूर है परतापुर? ये तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अब क्या करूं? बड़े बाबू, आप एक काम करिए, मेरा घर यहीं पास में है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आज रात वहीं रुक जाइए, फिर कल सुबह आराम से निकल जाइएगा। रात में इस तरफ सफर करना ठीक नहीं है बाबू। अरे नहीं दादा, असल में मुझे ये दवाइयां आज ही पहुंचानी है, वरना बड़े सर बहुत डांटेंगे मुझे। लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कम से कम मदद करने के बारे में तो सोचा। आजकल ऐसे मददगार लोग कहाँ मिलते हैं। अरे नहीं बाबू, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। लेकिन जरा सावधान रहिएगा, रात के समय इस रास्ते पर बहुत खतरा रहता है बाबू। ठीक है दादा, चलिए तो फिर मैं चलता हूं। रंजीत अभी थोड़ी ही दूर चला था कि तभी अचानक सुनसान रास्ते में किसी वाहन के इंजन की घरघराहट गूंज उठी और देखते ही देखते एक ऑटो तेजी से आकर उसके पास रुका। उस ऑटो को देखकर रंजीत की मायूस आंखों में अचानक उम्मीद की एक हल्की सी चमक लौट आई। उसे लगा शायद अब उसे कोई मदद मिल जाए। ओ भाई, क्या हुआ? कहाँ जाना है बताओ, मैं छोड़ देता हूं। अरे भाई, आपने तो आज मुझे बचा लिया। अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। रंजीत जल्दी से ऑटो में जाकर बैठ गया और फिर ऑटो एक झटके के साथ कच्चे रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ सुनसान अंधेरा और गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक ऑटो ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिया। अरे क्या हुआ भैया? ऐसे सुनसान रास्ते में ऑटो क्यों रोक दिया तुमने? बस कुछ नहीं बाबू, आप बैठे रहिए, मैं जरा देख कर आता हूं। ऑटो में शायद कुछ गड़बड़ी है। इतना कहकर ऑटो ड्राइवर नीचे उतर गया और सड़क किनारे खड़े एक लंबे चौड़े आदमी के पास जाकर रुक गया। रंजीत ने देखा दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। दूर अंधेरे में उनकी आवाजें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं। लेकिन कुछ ही देर बाद वो लंबा चौड़ा आदमी सीधे ऑटो की तरफ बढ़ने लगा। ओ भाई साहब, नीचे उतरिए, जरा देखूं कौन है। उतरिए जल्दी। क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं क्यों नीचे उतरूं? और आप कौन है? इस तरह बीच रास्ते ऑटो रोककर गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? बोलिए, क्या बात है?
ज्यादा बकवास करेंगे तो मैं पुलिस बुलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ही यहां के थाने का इंचार्ज हूं। अब नीचे आइए। अगर ये सच में पुलिस वाला है तो इसने अचानक ऑटो क्यों रुकवाया और मुझे नीचे उतरने को क्यों कह रहा है? बात कुछ समझ में नहीं आ रही। सर, हुआ क्या है? आप अचानक ऑटो रुकवाकर ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन सर, आप एक बार में सुनाई नहीं देता? मैंने जो कहा है वही करो और तू यहां से भाग जा। अभी इसी वक्त निकल जा यहां से। रंजीत ने देखा तो ऑटो ड्राइवर ने तुरंत ऑटो घुमा लिया। जाते जाते उसने एक बार रंजीत की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट देकर वहां से तेजी से निकल गया। अब रंजीत के पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में वो पैदल ही आगे बढ़ने लगा। सुनसान अंधेरा रास्ता, चारों तरफ गहरा सन्नाटा और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जिस तरफ भी उसकी नजर जाती बस ताड़ और नारियल के पेड़ों की लंबी कतारें दिखाई देती थीं। कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। अब क्या होगा? आज रात वहां पहुंच भी गया तो शायद वापस नहीं लौट पाऊंगा। क्यों आया मैं इधर? इन्हीं विचारों में उलझा रंजीत लगातार आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक एक आदमी उसके रास्ते के बीच आकर खड़ा हो गया। उस आदमी का चेहरा गमछे से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा सा छुर्रा चमक रहा था। उसे देखकर रंजीत डर से वहीं ठिठक गया। अब तू यहां से हिलेगा नहीं। जो कुछ भी तेरे पास है ना, सब निकाल दे। पैसा, सामान, जो भी है, जल्दी दे। भैया, विश्वास कीजिए, मेरी जेब में सोना चांदी कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो ले लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, वरना मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? उस बैग में क्या है? हाँ, वही बैग, मुझे वही चाहिए। तेरे पास जो भी है ना, सब निकाल दे, जल्दी। इस बैग में सोना चांदी कुछ भी नहीं है, सिर्फ दवाइयां हैं और कुछ नहीं, बस दवाइयां। क्या रे, मेरे साथ चालाकी करेगा? रुक, अभी बताता हूं तुझे। मुझे वो बैग चाहिए, चुपचाप दे दे, वरना यहीं काट डालूंगा। इतना कहते ही डाकू चाकू लेकर रंजीत की तरफ बढ़ने लगा। अब रंजीत को अपने सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मौका मिलते ही वो वहां से भाग निकला। भागते भागते वो काफी दूर तक चला गया। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे, सांसें तेज चल रही थीं। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़ी एक पुरानी कुटिया जैसे घर पर गई। चारों तरफ सुनसान अंधेरा था, लेकिन उस कुटिया के अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। टिमटिमाती हुई वो रोशनी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई मौजूद हो। भाई साहब, कोई है वहां? कृपया दरवाजा खोल दीजिए। अरे कौन है? इतनी रात में दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं जरूरी काम से आया हूं। कुछ दवाइयां परतापुर पहुंचानी थी, लेकिन अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे पीछे कुछ बदमाश पड़े थे। मुझे नहीं लगता कि आज मैं परतापुर तक पहुंच पाऊंगा। रंजीत की बात खत्म होते ही अचानक किसी ने जोर जोर से कुटिया के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ? लगता है अब दरवाजा भी तोड़ दोगे क्या? कौन है बाहर? दरवाजा खोलकर अंदर आओ। मैं इस लड़के को कब से रोक कर बैठा हूं। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं, आप बैठो। मेरा एक दोस्त आया है, लेकिन देखो कितना शोर मचा रहा है। मैं कह रहा हूं अंदर आ जाओ, फिर भी दरवाजा पीटे जा रहा है। लेकिन अगले ही पल रंजीत ने जो देखा, उसे देखकर वो दंग रह गया। वही आदमी जो कुछ देर पहले उसके पीछे पड़ा हुआ था, दरवाजा खुलते ही तेजी से कमरे के अंदर आ गया। क्या आप तो वही हैं? हाँ, मैं वही हूं।
अचानक ऑटो चालक और वो दूसरा आदमी रंजीत के सामने आकर खड़े हो गए और देखते ही देखते उनका शरीर बदलने लगा। उनके चेहरे और आंखें अब बेहद डरावनी दिखाई देने लगी थीं। अब रंजीत समझ चुका था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं और पैरों को भी रस्सियों से कसकर बांध दिया गया है। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। फिर उसकी नजर कमरे के एक कोने पर गई। वहां टेबल जैसी किसी चीज पर एक इंसानी कंकाल पड़ा हुआ था और चारों तरफ हड्डियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ये सब देखकर रंजीत की छाती जैसे ठंडी पड़ गई। उसे लगने लगा कि शायद अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। डर से उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था। अब तुझे कौन बचाएगा? आज तुझे मारकर तेरा शरीर बेच देंगे। इतना जवान लड़का है, अंदर के अंग भी अच्छे दाम में बिकेंगे। लेकिन उससे पहले वो बैग, हाँ वही बैग, उसके अंदर बहुत सारा सोना पैसा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। मैं तो सिर्फ दवाइयां पहुंचाने आया हूं। अगर तूने वो बैग चुपचाप हमें दे दिया होता तो तुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। अब कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। दोनों भयानक प्राणी धीरे धीरे रंजीत की तरफ बढ़ने लगे। उस पल रंजीत को लग रहा था जैसे उसकी आखिरी घड़ी आ चुकी हो। लेकिन तभी अचानक किसी अनजान शक्ति ने उसके हाथों की रस्सियां खोल दी और अगले ही पल किसी ने जोर से उन दोनों को धक्का मारकर दूर गिरा दिया। रंजीत डर और हैरानी में बस सब कुछ देखता रह गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वही पुलिस अधिकारी वहां खड़ा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह बदला हुआ था, बहुत भयानक। उसकी आंखें और पूरा शरीर, सब कुछ बेहद अजीब लग रहा था। अब कौन बचाएगा तुझे? मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूं, फिर भी समझ नहीं आता। अब मैं फिर से आ गया हूं, जल्दी निकल यहां से। सर, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपने पहले मुझे वहां से जाने के लिए क्यों कहा था? आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अब ज्यादा बातें करने का समय नहीं है। चुप रहो और यहां से भागो, अभी भागो, वरना ये लोग तुम पर हमला कर देंगे और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिना देरी किए रंजीत मौका मिलते ही वहां से बाहर भाग निकला। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो सीधे परतापुर स्टेशन की तरफ दौड़ता चला गया। अगली सुबह जब रंजीत की आंख खुली तो उसके सामने वही चाय वाला रामप्रसाद खड़ा था, वही आदमी जिसने पिछली रात उसे अपने घर रुकने के लिए कहा था। रामप्रसाद ने बताया कि जब वो सुबह दुकान खोलने आया तो रंजीत उसे वहीं बेहोश पड़ा मिला। फिर उसने उसे संभाला और उठाकर बेंच पर लिटा दिया। मैंने तुम्हें सुबह देखा था, लेकिन कल रात जो हुआ उसके बारे में शायद तुम कुछ बता सको। कल मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे घर रुक जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। जब मैंने सुबह तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब जरूर हुआ है। यहां पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार अपने घर रुकने के लिए कह रहा था। दादा, वो लोग कौन थे और उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो इस गांव का रहने वाला भी नहीं हूं। बेटे, आज से करीब 10 साल पहले इस गांव में 2 आदमी रहते थे। उन्होंने बहुत भयानक अपराध किए थे। वे लोगों को अगवा कर लेते, उनका सामान लूटते और फिर उन्हें मारकर उनके अंग बेच दिया करते थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे हर बार बच निकलते थे। फिर यहां एक ईमानदार पुलिस अधिकारी आए। उन्होंने उन दोनों को पकड़ने की ठान ली, लेकिन एक दिन उन्हीं अपराधियों ने उस अधिकारी की भी हत्या कर दी। बाद में लोगों ने सुना कि जहां वो दोनों छिपकर रहते थे वहां अचानक आग लग गई। कहा जाता है
कि दोनों उसी आग में जिंदा जल गए। उसके बाद से इस इलाके में अजीब और भूतिया घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते हैं कि वे दोनों आज भी किसी अकेले इंसान को नहीं छोड़ते, लेकिन हर बार कोई ना कोई रहस्यमयी शक्ति आकर निर्दोष लोगों को बचा लेती है। और गांव वाले मानते हैं कि वो शक्ति उसी ईमानदार इंस्पेक्टर की आत्मा है जो मरने के बाद भी आज तक अपना फर्ज निभा रही है। हाँ, शायद वही इंस्पेक्टर श्यामलाल थे जिन्होंने मुझे बचाया। अगर वो वहां नहीं होते तो शायद मैं आज सुबह का सूरज कभी नहीं देख पाता। तभी स्टेशन पर ट्रेन की सीटी गूंज उठी और धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। रंजीत ने राहत की एक लंबी सांस ली, फिर अपनी दवाइयों वाले बक्से को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गया।